अब मेरा अगला विषय है कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। ये आप जानती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अहम होती है। देखिए, योजनाओं को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में देखते हैं। एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, हाँ जिनका पूरा पैसा मतलब 100% केंद्र सरकार देती है जी। और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अच्छा, इनमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों पैसा लगाते हैं और लागू करने की जिम्मेदारी फिर राज्यों की होती है। ठीक है, समझ गई। तो आज हम कुछ मंत्रालयों की खास योजनाएं देखेंगे, जैसे गृह मंत्रालय, पर्यटन, पर्यावरण और वन, और डोनर मंत्रालय। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी वीवीपी की। वाइब्रेंट विलेजेस, हाँ, ये गृह मंत्रालय की योजना है, फरवरी 2023 में आई थी और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। हाँ, इसका खास मकसद है हमारे जो उत्तरी सीमा से लगे गांव है ना, उनका चौतरफा विकास करना। इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये सब आते हैं, इनके सीमावर्ती गांव जी। पर इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, ये वो गांव हैं जो पहले से बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब बीडीपी में शामिल नहीं थे, तो उन पे खास फोकस है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ मतलब सड़कें या बिल्डिंग बनाना नहीं है। हाँ, सही। सीमावर्ती गांव को मजबूत करने का मतलब है वहां से लोगों का पलायन रोकना, कनेक्टिविटी बेहतर करना, और एक तरह से देखें तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। हाँ, बिल्कुल। ये उन इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सोची समझी कोशिश है जो शायद पहले के प्रोग्राम्स में उतनी प्राथमिकता नहीं पा सके थे। सही कहा आपने। चलिए अब सीमाओं से थोड़ा हटकर देश के अंदर आते हैं। बात करते हैं देखो अपना देश पहल की। देखो अपना देश, हाँ सुना है इसके बारे में। सुना, ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है, 2020 में आई थी। नाम से ही काफी कुछ साफ है ना? हाँ बिल्कुल, घरेलू पर्यटन। हाँ, घरेलू पर्यटन को मतलब देश के भीतर ही घूमने फिरने को बढ़ावा देना। मैंने सुना है इसमें शायद फ्लाइट्स, ट्रेन या पैकेजों पे कुछ छूट वगैरह देने की भी बात है। जी हाँ, इस तरह के प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं और ये विचार काफी अच्छा है। अब सोचिए, एक तरफ तो ये लोगों को अपने ही देश की जो अद्भुत विविधता है, संस्कृति है, इतिहास है, उसे जानने का मौका देता है। सही बात है। और दूसरी तरफ जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर्यटन से जुड़े जो स्थानीय रोजगार हैं, जो लोकल इकोनॉमी है, उसको सीधा फायदा पहुँचता है। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ घूमना नहीं हुआ, ये अपने देश को और करीब से समझना भी है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देना भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब रुख करते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ। इनकी एक अहम योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर, हाँ, 2023 में शुरू हुई। इसका लेना देना है रामसर साइट से। अच्छा, रामसर स्थल, वेटलैंड्स। हाँ, वेटलैंड्स। मकसद है इन साइट्स के जो खास संरक्षण मूल्य हैं, जो यूनिक कंजर्वेशन वैल्यूज हैं, उन्हें बढ़ावा देना। और ये रामसर स्थल, जैसा आपने कहा, वेटलैंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती हैं, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट कह सकते हैं इनको। हाँ। अमृत धरोहर योजना सिर्फ इनके संरक्षण की बात नहीं करती, बल्कि इनके सस्टेनेबल यूज मतलब टिकाऊ इस्तेमाल और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनकी भागीदारी से इनके महत्व को और उजागर करने पर जोर देती है। अच्छा, ये एक तरह से हमारी जो प्राकृतिक विरासत है ना, उसको सहेजने का, उसे संवारने का प्रयास है। पर्यावरण की बात चली रही है तो इसी मंत्रालय की एक और नई पहल देखते हैं, मिष्टी। मिष्टी, हाँ, ये भी 2023 की है। इसका पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। नाम थोड़ा लंबा है। हाँ, नाम लंबा है पर काम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, काम सीधा है, समुद्र तट के किनारे लगभग 540 किलोमीटर तक मैंग्रोव वन लगाना। जी, और मैंग्रोव के फायदे तो हम जानते ही हैं, कितने सारे हैं। ये तटीय कटाव रोकते हैं, जो समुद्री तूफान आते हैं उनके असर को कम करते हैं, कार्बन सोखने का काम करते हैं, मतलब कार्बन सिंक है। अच्छा। और कई समुद्री जीवों के लिए तो ये नर्सरी की तरह काम करते हैं। अच्छा। और इसमें जो टैंजिबल इनकम्स वाला हिस्सा है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ, वो क्या है? क्योंकि ये योजना मैंग्रोव संरक्षण को स्थानीय समुदायों की आजीविका से जोड़ने की कोशिश करती है। ये दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक नजर डालते हैं पूर्वोत्तर भारत पर। जी, वहाँ के लिए एक योजना है पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन, हाँ। पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जी, ये डोनर मंत्रालय के तहत है, 2022 में आई थी और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% पैसा केंद्र सरकार का। जी, सेंट्रल सेक्टर। उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा
और जो सामाजिक विकास के प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाना, सड़कें, टेलीकॉम, टूरिज्म, इस तरह की चीजें। देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो रणनीतिक और आर्थिक महत्व है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि विकास की रफ्तार वहाँ थोड़ी धीमी रही है। हाँ, ये बात तो है। तो पीएम डिवाइन जैसी एक समर्पित योजना, और वो भी 100% केंद्रीय फंडिंग के साथ, ये दिखाती है कि इस क्षेत्र के विकास को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। इसका लक्ष्य यही है कि बुनियादी ढांचे और सामाजिक परियोजनाओं के जरिए जो विकास का अंतर है उसे कम किया जाए। बिल्कुल, वन नेशन वन परमिट स्कीम। वन नेशन वन परमिट। हाँ, ये भी पर्यावरण मंत्रालय की है, 2023 की पहल। इसका मतलब सीधा सा है कि लकड़ी, बांस या जंगल से मिलने वाली जो दूसरी उपज है उसको एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए अब पूरे देश में एक ही परमिट सिस्टम होगा। अच्छा। हाँ, एक सिंगल नेशनल पास, और काम आसान। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर टिम्बर और बांस उद्योग के लिए। हाँ, उनके लिए तो काफी फायदेमंद होगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग राज्यों के अपने अपने नियम थे, परमिट की प्रक्रियाएं थीं जो काफी जटिल थीं। इससे माल ढुलाई में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत दिक्कतें आती थीं। सही। तो इस एक इंटीग्रेटेड सिस्टम से न केवल व्यापार आसान होगा, बल्कि समय और लागत दोनों में बचत होगी। ये लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने का एक अहम प्रयास है। तो ये थी कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं जिनके जो मुख्य पहलू हैं वो परीक्षाओं के लिए याद रखने जरूरी हैं। हाँ, और एक चीज गौर करने वाली है कि कैसे ये अलग अलग क्षेत्रों की योजनाएं, चाहे वो सीमा सुरक्षा हो या पर्यटन या पर्यावरण या फिर क्षेत्रीय विकास, कहीं ना कहीं आपस में जुड़ती हैं और सब मिलकर देश के समग्र विकास की एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल, लेकिन असली सवाल तो खैर यही रहता है कि कागज पर बनी ये योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं। हाँ, वो तो है। उनका वास्तविक असर क्या होता है, इसका मूल्यांकन तो खैर समय के साथ ही हो पाएगा। तो चलिए सरकारी योजनाओं पर ये जो हमारी चर्चा है इसे आगे बढ़ाते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसा हम जानते हैं, काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्यों ना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कुछ खास योजनाओं से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले अगर देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मतलब NHRM, ये 2005 में आया था। 2005। हाँ जी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि ग्रामीण इलाकों में, मतलब गांव में, हेल्थ का जो ढांचा है उसे सुधारा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, और खास तौर पर जैसे माँ और बच्चे की मृत्यु दर कम करना, और ये देखना कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं सब तक पहुंचे, मतलब दूर दराज के इलाकों तक भी। सही। तो ये एक तरह से नींव रखने जैसा था ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए। और जहां तक मुझे ध्यान है, ये अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष्मान भारत का हिस्सा बन गए, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये अब अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आ गया है। और फिर इसी कड़ी में 2018 में एक और बहुत बड़ी पहल हुई, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY। जी हाँ, वही ABPMJAY। ये तो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। हाँ, ये तो सुना है, दुनिया की सबसे बड़ी। इसका क्या मतलब है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? इसका पैमाना बहुत बड़ा है असल में। ये योजना जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, करोड़ों ऐसे परिवार, उनको टारगेट करती है। और हर योग्य परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है। पूरे 5 लाख रुपए? हाँ, 5 लाख तक का। और इससे वो जो पैनल में शामिल सरकारी या प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ गंभीर बीमारियों का इलाज वो भी कैशलेस करा सकते हैं। कैशलेस इलाज, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महंगा इलाज तो कई परिवारों की कमर तोड़ देता है। बिल्कुल, ये उसी बोझ को कम करने की एक कोशिश है। और हाँ, परीक्षा के लिए ये भी याद रखना जरूरी है कि अभी जो मंत्री हैं वो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। अच्छा, 5 लाख रुपए का कवर और कैशलेस सुविधा, ये तो सच में बहुत जरूरी कदम है। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य में आजकल टेक्नोलॉजी का भी काफी रोल है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, NDHM। हाँ, बिल्कुल। 2020 में ये लॉन्च हुआ था NDHM। अब इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, मतलब ABDM कहते हैं। ABDM, हाँ। जी, ये असल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे हेल्थ केयर को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। इसका जो मेन मकसद है वो है एक डिजिटल हेल्थ ID बनाना हर नागरिक के लिए। हाँ, यूनिक ID। हाँ, एक यूनिक हेल्थ ID और एक पूरा इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम तैयार करना। मतलब आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, रिपोर्ट्स हैं, वो सब डिजिटली एक जगह सुरक्षित रहें। अच्छा, तो मतलब वो जो होता था कि डॉक्टर के पास जाओ तो सब पुरानी सारी पर्चियां, रिपोर्ट्स का बंडल लेके जाना पड़ता था, हाँ, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। डॉक्टर बस ID से ही सारी जानकारी देख जी, सकेगा।
बिल्कुल, लक्ष्य तो यही है। इससे इलाज मिलना आसान होगा और ज्यादा प्रभावी भी। डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर देख सकेगा, चाहे आप कहीं भी इलाज करा रहे हो। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे पूरे सिस्टम को बदल सकती है। ये तो बहुत फायदेमंद लग रहा है। खैर, स्वास्थ्य की बात तो हुई, लेकिन सेहत के लिए अच्छा खाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, बिना उसके कैसे चलेगा। हाँ, तो अब जरा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की योजनाओं पर नजर डालते हैं। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 का नाम सबसे पहले आता है। ये तो मील का पत्थर माना जाता है। हाँ, निश्चित रूप से। NFSA 2013 ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक एक्ट है, एक कानून। अच्छा, ये कानून है? जी, इसने खाद्य सुरक्षा को, मतलब भोजन पाने को, एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसका मकसद है कि देश की लगभग 2/3 आबादी को बहुत ही रियायती दरों पर, मतलब बहुत सस्ते में अनाज मिले। गेहूं, चावल, मोटा अनाज। 2/3 आबादी, मतलब बहुत बड़ी संख्या है ये तो। हाँ, बहुत बड़ी। और ये मिलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के जरिए, जो राशन की दुकानें होती हैं। मूल विचार यही है कि कोई भूखा ना सोए। सही बात है। इसे कानूनी अधिकार बनाना तो वाकई एक बड़ा कदम था। लेकिन उन लोगों का क्या जो काम के लिए अपना शहर या गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसी के समाधान के लिए 2019 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई, ONRC जिसे कहते हैं। ONRC, हाँ, और 2021 तक ये लगभग पूरे देश में लागू भी हो गई। इसका सबसे बड़ा फायदा है पोर्टेबिलिटी। मतलब ये कि आपका राशन कार्ड अब किसी एक खास दुकान या राज्य से बंधा हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मजदूर बिहार से दिल्ली आता है काम करने, तो वो दिल्ली में भी किसी भी PDS दुकान से अपने हिस्से का सस्ता राशन ले सकता है। उसे अपना अधिकार पाने के लिए वापस बिहार जाने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है, खासकर उन करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए जिनकी खाद्य सुरक्षा अक्सर खतरे में रहती है। जी बिल्कुल, इससे खाद्य सुरक्षा ज्यादा समावेशी बनती है, सब तक पहुंचती है। और फिर हमें वो मुश्किल दौर भी याद रखना चाहिए, कोविड-19 वाला। हाँ, वो तो कैसे भूल सकते हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY काफी चर्चा में थी। हाँ बिल्कुल, ये 2020 में शुरू हुई थी, एक तरह से इमरजेंसी रिलीफ के तौर पर। महामारी के कारण लॉकडाउन लगा, लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। हाँ, बहुत मुश्किल समय था। तो उस समय सरकार ने NFSA के जो लाभार्थी थे, लगभग 80 करोड़ लोग, उनको जो सामान्य कोटा मिलता था राशन का, उसके अलावा हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज बिल्कुल मुफ्त दिया। 5 किलो अतिरिक्त, और वो भी मुफ्त? जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। ये दिखाता है कि संकट के समय में खाद्य सुरक्षा को कितनी ज्यादा प्राथमिकता दी गई। और हाँ, इस मंत्रालय के अभी के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। तो हमने देखा कि कैसे स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा, ये दोनों ही क्षेत्र कितने अहम हैं और इनकी योजनाएं सीधे आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करती हैं और इसीलिए ये परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल। और एक बात और यहाँ सोचने वाली है कि ये दोनों चीजें, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ये आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तो है। अगर पोषण अच्छा मिलेगा, खाना ठीक से मिलेगा, तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो लोग काम कर पाएंगे, अपनी आजीविका कमा पाएंगे। तो ये योजनाएं अकेले अकेले नहीं, बल्कि मिलकर काम करती हैं एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज बनाने के लिए। सही कहा, ये एक पूरा चक्र है। खैर, ये सोचने वाली बात जरूर है कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर असर कैसा है। क्या ये अपने लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर पा रही हैं? इसमें और क्या बेहतर हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मेरा अगला विषय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की कुछ मुख्य योजनाओं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये क्यों शुरू हुई, इनका असल मकसद क्या है, और हाँ, वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जो परीक्षा के लिए याद रखने जरूरी हैं। तो चलिए इस जानकारी को और पुख्ता करते हैं। जी। शुरुआत करते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की योजनाओं से। पहली है मेक इन इंडिया। ये तो काफी सुना है। हाँ, मेक इन इंडिया ये 2014 में आई थी। इसका इरादा मतलब बड़ा स्पष्ट था, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, आप कह सकते हैं वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना। अच्छा। इसके लिए देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था, ज्यादा से ज्यादा FDI मतलब विदेशी निवेश लाना था, और जाहिर है बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना, ये मुख्य लक्ष्य थे। हाँ, लक्ष्य तो काफी बड़ा था, चुनौतियां भी रही होंगी। बिल्कुल, इतने बड़े लक्ष्य के साथ चुनौतियां तो आती ही हैं, और कह सकते हैं कि परिणाम मिले जुले रहे हैं अब तक। अच्छा, तो ये एक तरह से भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है।
इसी दिशा में फिर 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना आई। इसका फोकस किस पर था? इसका सीधा निशाना था देश में नए आइडियाज, नए बिजनेस मतलब स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। इसके तहत स्टार्टअप्स को टैक्स में कुछ रियायतें दी गईं, फंडिंग के लिए मदद और सरकारी नियम थोड़े सरल बनाए गए। अच्छा, नियमों का सरलीकरण। जी, मकसद था कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अच्छा माहौल बने जो इकोनॉमी को एक नई रफ्तार दे सके। सही बात है। फिर 2023 में एक नाम आया, उन्नति योजना। इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, देखिए, उन्नति के ना दो पहलू समझना जरूरी है। अच्छा। एक तो इसका उद्देश्य है शहरी गरीब युवाओं को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मतलब निर्माण क्षेत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग देकर स्किल देना। पीएम विकास योजना के तहत सालाना कोई 50,000 लोगों को ट्रेन करने का लक्ष्य है इसमें। ओके। और दूसरा पहलू? दूसरा उन्नति का एक और मतलब है उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। जी। ये खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। अच्छा, तो एक स्किल डेवलपमेंट और दूसरा रीजनल डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। और स्किल डेवलपमेंट खासकर कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और लॉजिस्टिक्स सुधारने के लिए भी एक बड़ी पहल हुई थी, है ना, वो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। बिल्कुल, 2021 में लॉन्च हुई ये योजना तो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। इसका जो मूल विचार है वो है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड मतलब सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, इन सबसे जुड़े प्रोजेक्ट्स को एक साथ प्लान करना और एग्जीक्यूट करना। अलग अलग मंत्रालयों में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि तालमेल बना रहे। हाँ, ताकि तालमेल बने, लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो और पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़े। मकसद यही है कि व्यापार करना आसान हो। समझ गए। ये तो हुई वाणिज्य मंत्रालय की बात। अब अगर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ देखें तो वहाँ भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। इसका नाम तो बहुत सुनने में आता है। जी, पीएम किसान ये 2019 में शुरू हुई। इसके तहत जो छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान परिवार हैं, उनको हर साल 6,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद दी जाती है। सीधा पैसा खाते में? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जिसे कहते हैं, 3 बराबर किश्तों में सीधा उनके बैंक खातों में। इसका उद्देश्य है किसानों को खेती की छोटी मोटी जरूरतों या अचानक आए खर्चों के लिए एक निश्चित इनकम सपोर्ट देना। और किसानों की फसलों को सुरक्षित करने के लिए भी तो कुछ है? हाँ, उसके लिए 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY चल रही है। अच्छा। अगर मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कीट लग गए या बीमारी से फसल खराब हो गई, तो किसानों को बहुत कम मतलब रियायती प्रीमियम पर बीमा कवर मिलता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी नेटवर्क किसानों के लिए। जी बिल्कुल, खेती के जोखिमों को कम करने में ये मदद करता है। हालांकि इसकी अवेयरनेस और प्रीमियम को लेकर जमीनी स्तर पर कुछ सवाल भी उठते रहे, ये भी सच है। अच्छा, तकनीक का इस्तेमाल कृषि में कैसे बढ़ रहा है? जैसे साथी पोर्टल के बारे में सुना है। हाँ, साथी पोर्टल, सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, ये 2023 में लॉन्च हुआ। सीड ट्रेसेबिलिटी मतलब बीज की निगरानी। हाँ, ये बीज यानी सीड की क्वालिटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मकसद है बीज खरीदने से लेकर बुआई तक पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना, बीज असली है या नहीं ये जांचना और उसकी पूरी इन्वेंट्री का हिसाब रखना, ताकि किसान को सही बीज मिले। बिल्कुल, और उनका भरोसा बढ़े। और किसानों भी लोन लेना आसान बनाने के लिए भी कुछ हुआ है? आजकल डिजिटल का जमाना है। उसी कड़ी में 2023 में ही किसान ऋण पोर्टल शुरू किया गया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा। इसके जरिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के तहत जो रियायती लोन मिलता है उसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसे नाबार्ड और कृषि विभाग ने मिलकर बनाया है ताकि लोन प्रक्रिया सरल हो, पारदर्शी हो। ये तो किसानों के लिए काफी सुविधाजनक होगा। जी, उम्मीद तो यही है। आजकल प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन क्या है? ये मिशन अभी हाल ही में 2024 में शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य है रसायन मुक्त टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना, केमिकल फ्री फार्मिंग, बिना केमिकल के। हाँ, इसमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक साइंटिफिक तरीके दोनों का इस्तेमाल होगा ताकि मिट्टी की सेहत सुधरे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लोगों को हेल्दी खाना मिले। ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। और आखिर में एक काफी चर्चित पहल है नमो ड्रोन दीदी, इसके बारे में जरूर बताएं। हाँ, ये 2023 की एक बहुत ही यूनिक योजना है। इसके तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों
मतलब एसएचजीज को ड्रोन ऑपरेट करने की, इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। ये महिलाएं फिर ड्रोन का उपयोग करेंगी फसल की निगरानी के लिए, खाद या कीटनाशक वगैरह छिड़कने के लिए। वाओ! इससे न केवल खेती मॉडर्न होगी, बल्कि इन महिलाओं को सालाना लगभग 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होने का भी अनुमान है। ये तो कमाल है। इसके लिए बजट भी होगा कुछ? हाँ, इसके लिए 2024-25 से 2025-26 तक 2 साल के लिए 1261 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। वाकई दिलचस्प। ये तो महिला सशक्तिकरण और कृषि तकनीक का एक बेहतरीन संगम लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, इन सभी योजनाओं के लॉन्च वर्ष, उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और जो खास बातें हैं, ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और ये योजना इसे इकोनॉमिक या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि जैसा हमने नमो ड्रोन दीदी में देखा, ये सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण के पहलुओं को भी छूती हैं। सही कहा। ये योजनाएं दिखाती हैं कि कैसे सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में विकास के लिए तकनीक और नई पहलों का सहारा ले रही है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ये योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी हो रही हैं? क्या ये अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर पा रही हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इसका मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए। बिल्कुल। आप क्या सोचते हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए, शिक्षा और जनजातीय कार्य मंत्रालयों की कुछ खास पहलों को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसे नीतिगत स्तर पर बदलाव लाने का प्रयास हो रहा है। ठीक है। शुरुआत करते हैं शिक्षा मंत्रालय से। सबसे पुरानी और शायद सबसे जानी मानी योजनाओं में से एक है सर्व शिक्षा अभियान, SSA। हाँ, SSA। ये 2001 में शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य तो एकदम सीधा था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। हाँ, बुनियादी जरूरत। बिल्कुल, एक तरह से नींव रखने जैसा था ये। सही कहा। SSA ने शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में तो खैर बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन फिर समय के साथ जरूरतें बदलती हैं। और फोकस सिर्फ पहुंच से आगे बढ़कर गुणवत्ता पर, आधुनिकता पर जाने लगा। और यहीं पर मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मतलब NEP 2020। हाँ, NEP 2020। और उससे जुड़ी जो नई योजनाएं हैं। हाँ, NEP 2020 तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का खाका है। उसमें कौशल विकास, बहुभाषावाद, डिजिटल लर्निंग पर बहुत जोर है और वो नया स्ट्रक्चर भी 5+3+3+4 वाला। एग्जैक्टली। तो इसी कड़ी में 2022 में आई PM श्री योजना। PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। हाँ, PM श्री। इसका मकसद है करीब 14,500 स्कूलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाना। डिजिटल लैब्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इन सब पर जोर। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ना? हाँ, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फाइनेंस करते हैं। हाँ, ये डिफरेंस जरूरी है समझना। अच्छा, यहाँ एक पैटर्न देखिए, शिक्षा को सीधे स्किल और रोजगार से जोड़ने पर काफी फोकस दिख रहा है। बिल्कुल। जैसे 2019 की श्रेयस योजना, SHRYAS, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। हाँ, श्रेयस। ये क्या करती है कि जो हायर एजुकेशन के छात्र हैं, उन्हें डिग्री के साथ साथ अप्रेंटिसशिप, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से जोड़ती है। अच्छा, ताकि वो जॉब रेडी हो सके। हाँ, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, सेंट्रल सेक्टर, यानी इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। बिल्कुल। स्पॉन्सर्ड में राज्य भी शेयर करते हैं, सेक्टर स्कीम पूरी तरह केंद्र फंडेड होती है। ठीक है, ये क्लैरिटी जरूरी है। और इसी दिशा में एक और कदम है PM युवा 2.0। हाँ, युवा लेखकों के लिए। हाँ, 2022 में आई। 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को मेंटरशिप देना और भारतीय साहित्य को ग्लोबल मंच देना इसका मकसद है। उच्च शिक्षा की बात करें तो 2023 में PM उषा योजना आई है, PM उच्चतर शिक्षा अभियान। PM उषा, हाँ। इसका लक्ष्य 500 से ज्यादा राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का अपग्रेडेशन है, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में है। अच्छा, और ये भी सेंट्रल सेक्टर है? हाँ, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन वाली बात भी चल रही है। हाँ, वो प्रस्तावित है 2025 से। हाँ। ताकि देश भर के स्कॉलर्स को रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स वगैरह आसानी से मिल सकें। और एक और हालिया पहल है 2024 की प्रेरणा कार्यक्रम। हाँ, प्रेरणा। ये 9वीं से 12वीं के कुछ चुने हुए छात्रों के लिए है। 1 हफ्ते का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें एक्सपीरियंशियल और इंस्पिरेशनल लर्निंग पर फोकस है। मतलब काफी कुछ चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। NEP के विजन को जमीन पर उतारने की कोशिशें ये सब। बिल्कुल। अच्छा, शिक्षा में इन व्यापक सुधारों के साथ साथ सरकार का ध्यान कुछ विशेष वर्गों पर भी है, खासकर आदिवासी समुदायों के उत्थान पर।
तो अब जरा जनजातीय कार्य मंत्रालय की कुछ योजनाओं को समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समावेशी विकास तभी होगा जब लक्षित योजनाएं बने। इसमें कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। एक है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, DAGUA। डाबुआ, ये नया है। हाँ, अपेक्षाकृत नया है। इसका फोकस है कुछ चुने हुए आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचा मजबूत करना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारना। अच्छा, कौन से गांव चुने जाते हैं? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे गांव की आबादी 500 से ज़्यादा हो, या फिर 50% से ज़्यादा आदिवासी आबादी हो, या फिर वो किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हो जहां कम से कम 50 आदिवासी रहते हों। ओके, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। और एक वो बहुत बड़ी योजना भी आई है, PM जनमन। हाँ, PM जनमन, PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये 2023 में लॉन्च हुई। इसका फोकस किस पर है? इसका फोकस है 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पर, जिन्हें PVTGs कहते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अच्छा, PVTGs? हाँ, ये 18 राज्यों और अंडमान निकोबार में फैले हुए हैं। इन तक विकास पहुंचाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो PM जनमन का लक्ष्य है इन्हें आवास, सड़क, टेलीकॉम, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देना। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। PVTGs तक पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतनी महत्वपूर्ण योजना है। और शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासियों के लिए एक और जानी मानी योजना है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, यानी EMRS। हाँ, ये EMRS तो सुना है। ये 2018-19 में ठीक से शुरू हुई। इसका मकसद है उन ब्लॉक्स में क्वालिटी वाले रेजिडेंशियल स्कूल खोलना जहां ST आबादी ज्यादा है। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? हाँ, EMRS भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अच्छा, यहाँ ये भी याद रख लें कि अभी जनजातीय कार्य मंत्री ज्यूएल ओराम जी हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। कभी कभी ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमने आज शिक्षा और जनजातीय कल्याण से जुड़ी कई अहम योजनाओं पर बात की। एक तरफ तो कोशिश है कि शिक्षा को ज्यादा सुलभ, मॉडर्न और रोजगार से जुड़ा हुआ बनाया जाए, और दूसरी तरफ जो समुदाय विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने का लक्ष्य है। हाँ, अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सारी योजनाएं भारत के समावेशी विकास और अपनी ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने की जो रणनीति है उसी का हिस्सा है। सही बात है। शिक्षा और टारगेटेड वेलफेयर, ये दोनों ही किसी भी देश की तरक्की के लिए मतलब बेहद जरूरी पिलर्स हैं। ये तो हुई योजनाओं की बात, उनके उद्देश्यों की बात। लेकिन इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है? ये कागजों से निकलकर असल में कितना बदलाव ला पा रही हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और जरूरी जानकारी के साथ। तो अब अगला विषय लेते हैं वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इनकी कुछ खास योजनाओं को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जी, और देखिए, सिर्फ नाम या साल याद रखना काफी नहीं होता। उनका मकसद क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव, और मुख्य प्रावधान, की प्रोविजंस, ये समझना जरूरी है परीक्षा के लिए। तो चलिए वित्त मंत्रालय से ही शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, ये 2014 में आई थी। हाँ, काफी चर्चित योजना रही है ये। बिल्कुल। इसका मुख्य लक्ष्य था वित्तीय समावेशन, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, यानी हर किसी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, खासकर वो इलाके जहां बैंक नहीं थे। सही। और इसमें वो ओवरड्राफ्ट वाली सुविधा भी थी, वो भी एक अहम पॉइंट है। जी हाँ। फिर 2 साल बाद 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना आई। स्टैंड अप इंडिया? हाँ। अच्छा, हाँ। स्टैंड अप इंडिया, इसका खास फोकस था अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों पर, मतलब SC, ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, उनको बिजनेस शुरू करने में मदद करना। बिल्कुल। इसके तहत बैंक शाखाओं से 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये तो काफी बड़ी मदद है। अच्छा, और जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनके लिए? हाँ, उनके लिए 2015 में आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना, हाँ, PMMMI। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा योजना, हाँ सुना है। इसमें बिना गारंटी के लोन मिलता है ना? जी हाँ, यही इसकी खास बात है, छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए, माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। इसमें क्या कहते हैं, 3 कैटेगरीज हैं। हाँ, वो शिशु, किशोर और तरुण वाली। बिल्कुल। शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 1 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से पहले 10 लाख था, अब शायद बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। एक बार चेक करना होगा ये तरुण वाला अमाउंट। अच्छा, ठीक है। वैसे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ये भी याद रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल।
अच्छा, एक और जरूरी योजना है अटल पेंशन योजना, APY। ये भी 2015 में शुरू हुई थी। अटल पेंशन योजना, हम्म, ये असंगठित क्षेत्र के लिए है ना? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाँ। बिल्कुल। उन्हीं श्रमिकों के लिए ये एक पेंशन स्कीम है। इसमें 18 से 40 साल की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। मतलब भविष्य के लिए एक सुरक्षा। सही कहा। और अभी हाल ही में 2024 में एक और पहल हुई है, NPS वत्सल्य योजना। ये नाबालिगों के लिए है ताकि उनमें लॉन्ग टर्म पेंशन सेविंग्स को बढ़ावा मिले। अच्छा, ये नई है NPS वत्सल्य, ठीक है। एक और स्कीम थी सोने वाली, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। हाँ, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 की ही है ये भी। इसका आइडिया बड़ा दिलचस्प है। क्या है इसमें खास? मकसद ये है कि जो सोना घरों में या संस्थानों में यूं ही पड़ा रहता है, आइडल गोल्ड, उसे बैंकिंग सिस्टम में लाया जाए। अच्छा, उससे क्या फायदा? 2 फायदे हैं। एक तो उस सोने पर ब्याज मिलता है, दूसरा देश को सोना इंपोर्ट कम करना पड़ता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। और वो टैक्स विवादों के लिए भी एक स्कीम आई थी। हाँ, विवाद से विश्वास, VSV योजना 2020 में आई थी ये, कर विवादों को निपटाने के लिए। और अभी इसका दूसरा फेज VSV 2.0, वो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने की बात है। ओके, तो ये थी कुछ मुख्य योजनाएं वित्त मंत्रालय की। जी। अब बात करते हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाँ, इसमें सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ही आती है, PMA अर्बन 2015 में लॉन्च हुई थी। बिल्कुल। लक्ष्य साफ है, शहरों में रहने वाले गरीबों को सस्ता घर देना, अफोर्डेबल हाउसिंग। और शहरों की बात करें तो सफाई बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी। हाँ, SBM अर्बन, ये 2014 में शुरू हुआ था। खुले में शौच खत्म करना, ODF और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस कचरा प्रबंधन, ये इसके मुख्य लक्ष्य हैं। ठीक है, और इस मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर जी। अच्छा, फिर वो स्मार्ट सिटी वाली योजना भी है, स्मार्ट सिटी मिशन। हाँ, 2015 की है ये भी। स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद है शहरों में जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना। मतलब जैसे पानी, बिजली, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह। और साथ ही नागरिकों को बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, जिसमें स्वच्छ और टिकाऊ माहौल हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और स्मार्ट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल हो। स्मार्ट सॉल्यूशंस मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए, गवर्नेंस के लिए। समझ गई। अच्छा, एक योजना कोविड के टाइम पर आई थी, रेहड़ी पटरी वालों के लिए। हाँ, PM स्वनिधि, PMSVANIDH 2020 में, जो स्ट्रीट वेंडर्स कोविड से प्रभावित हुए थे उनकी मदद के लिए उनको लोन दिया गया था शायद। जी, माइक्रो क्रेडिट, छोटा लोन ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सकें। ये बहुत जरूरी कदम था उस समय। बिल्कुल। और हाल की योजनाओं पर नजर डालें तो 2023 में नमो भारत आई है। नमो भारत। हाँ, RRTS वाली, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जी, भारत की पहली RRTS, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर इसका पहला हिस्सा है। ये ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। और इलेक्ट्रिक बसों की भी बात चल रही थी। हाँ, वो है ई-बस सेवा योजना, ई-बस सेवा स्कीम। ये भी 2023 की है। इसके तहत करीब 100 शहरों में 10,000 ई-बसें चलाने का लक्ष्य है। अच्छा, प्रदूषण कम करने के लिए। बिल्कुल, शहरी परिवहन को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाना इसका मकसद है। तो ये हो गई कुछ मुख्य योजनाएं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की। काफी सारी योजनाएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, वित्त और शहरी विकास दोनों ही मंत्रालयों की ये योजनाएं काफी अहम हैं। इनके उद्देश्य, लॉन्च का साल और जो मुख्य बातें हैं वो परीक्षाओं के लिए याद रखनी जरूरी हैं। बिल्कुल, तो ये तो थी जानकारी इन योजनाओं के बारे में। हाँ, पर एक बात और, इन योजनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? कौन सी योजना आपको सबसे ज्यादा प्रभावी लगती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं तो हैं, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर असर कितना हो रहा है? उसे कैसे मापा जाए और कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लाभ सही लोगों तक पहुंचे? बिल्कुल, इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है जितना इन योजनाओं के फैक्ट्स याद रखना। खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय से। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है सागरमाला। ये 2015 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लॉजिस्टिक्स की लागत कम हो और जो पोर्ट्स के आसपास के इलाके हैं उनका विकास हो। हाँ, और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ जल मार्ग और बंदरगाहों को बेहतर बनाकर व्यापार को कितना बढ़ावा मिल सकता है। सही। ये भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है
उसको भी गति दे सकता है। इसका सीधा असर लागत पर और समय की बचत दोनों पर पड़ता है। और इसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, है ना? जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल। अच्छा, अब अगर जलमार्ग से सड़क मार्ग पर आएं तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इनकी भारतमाला परियोजना भी बहुत चर्चा में रहती है। हाँ, भारतमाला। ये तो 2017 में शुरू हुई। इसका लक्ष्य तो है कि पूरे देश में सड़कों का एक मजबूत जाल बिछाया जाए। जिससे माल ढुलाई तेज हो सके और लोगों की यात्रा भी आसान बने। और अगर आप इसे सागरमाला से थोड़ा जोड़कर देखें तो एक तरह से एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने की कोशिश नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बेहतर सड़कें सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि आम आदमी की पहुंच भी आसान बनाती है। इससे आर्थिक गतिविधियां अपने आप बढ़ती हैं। हाँ, ये तो है। और नितिन गडकरी जी संभाल रहे हैं ये मंत्रालय। जी, नितिन गडकरी। विकास भी तो उतना ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय का रोल। इनकी एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी PMAYR। ये 2015 में शुरू हुई थी। लक्ष्य सीधा है, ग्रामीण गरीबों को पक्का घर देना। हाँ, और देखिए, पक्का घर सिर्फ एक छत नहीं देता, ये ग्रामीण परिवारों को एक सुरक्षा, एक सम्मान भी देता है। उनके जीवन स्तर में एक बुनियादी सुधार आता है इससे। सही कहा। इसी मंत्रालय की एक और योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, DDU-GKY। ये 2014 से चल रही है। अच्छा, DDU-GKY? हाँ, ये 15 से 35 साल के जो ग्रामीण युवा हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार के लायक बनाती है। ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM का ही एक हिस्सा है। और स्किल डेवलपमेंट तो खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने में मदद करता है। हाँ, और कहीं ना कहीं ये गांवों से शहरों की ओर जो पलायन होता है उसे कम करने में भी शायद भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। और गांवों को जोड़ने के लिए एक और पुरानी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। हाँ, PMGSY तो बहुत पहले शुरू हुई थी। हाँ, ये साल 2000 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य है कि छोटे छोटे गांवों को भी अच्छी हर मौसम में चलने लायक सड़कों से जोड़ा जाए। बिल्कुल। और सोचिए कि एक अच्छी सड़क का गांव तक पहुंचना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बाजार तक आसान पहुंच, बच्चों के लिए स्कूल जाना आसान हो जाता है, और अगर कोई बीमार है तो अस्पताल पहुंचना संभव हो पाता है। ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कह सकते हैं। सही बात है। और फिर आता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, MGNREGA। हाँ, MGNREGA। ये 2005 में कानून बना और 2006 से लागू हुआ। ये ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी देता है। अक्टूबर 2009 में इसका नाम NREGA से MGNREGA किया गया था। ये भी एक फैक्ट है। हाँ, ये नाम बदला गया था। और देखिए, MGNREGA सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच है। हाँ, बिल्कुल। खासकर उन समयों में जब खेती या दूसरा काम नहीं होता, तब ये ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा देता है। और इससे ग्रामीण स्तर पर जो मजदूरी दर है उस पर भी असर पड़ता है। अच्छा, और इस मंत्रालय के मंत्री हैं गिरिराज सिंह चौहान जी। जी, गिरिराज सिंह चौहान। आखिर में पंचायती राज मंत्रालय की बात करते हैं। इनकी स्वामित्व योजना SVA-MITVA। हाँ, स्वामित्व ये नई है थोड़ी। हाँ, 2020 में लॉन्च हुई। इसमें ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके गांव की जमीनों का सर्वे और मैपिंग की जा रही है। अच्छा, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, और लक्ष्य है कि ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने वाला प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाए। ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है अगर सही से लागू हो। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, गांव में जमीन के मालिकाना हक का स्पष्ट रिकॉर्ड न होने से बहुत विवाद होते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, ये तो है। तो प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से न केवल ये विवाद कम होंगे बल्कि ग्रामीण अपनी संपत्ति का इस्तेमाल लोन लेने या दूसरे आर्थिक कामों के लिए कर पाएंगे। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा। बिल्कुल, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी बल मिलेगा। और इसके मंत्री हैं बोया गिरिराज सिंह। तो हमने देखा कि कैसे बंदरगाहों से लेकर सड़कों तक, फिर ग्रामीण आवास, कौशल रोजगार गारंटी और जमीनी अधिकारों तक सरकार की ये योजनाएं विकास के अलग अलग पहलुओं को छू रही हैं। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी योजनाएं कहीं न कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। एक मजबूत सड़क नेटवर्क है, आपके पास कुशल युवा हैं, आवास की सुरक्षा है, संपत्ति के अधिकार स्पष्ट हैं। ये सब मिलकर ही तो देश के समग्र विकास की एक तस्वीर बनाते हैं। सही। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का
जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कितना प्रभावी हो पाता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल। और क्या वास्तव में इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, इस पर विचार करना जरूरी है। तो इन योजनाओं के असर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला। हाँ, 2014 में जो आया था। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य तो जाहिर है गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना था। और साथ ही वो ठोस कचरा प्रबंधन भी था इसमें, उसको बेहतर बनाना। ये बहुत बड़ा स्टेप था ग्रामीण स्वच्छता के लिए। सही। इसी मंत्रालय की एक और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन, JJM। हाँ, JJM 2019 में। इसका लक्ष्य तो बहुत ही बड़ा रखा गया है 2024 तक। क्या लक्ष्य है? हर ग्रामीण घर तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाना। सोचिए, आज भी मतलब कितने घरों में ये बेसिक सुविधा नहीं है। सही बात है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी मंत्रालय से एक और योजना है गोबर धन योजना 2018 से। गोबर धन, नाम तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, नाम से ही जाहिर है, पशुओं का गोबर और जो खेती का कचरा है उसको धन में बदलना, मतलब बायोगैस या जैविक खाद। अच्छा, वेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इससे गांव साफ भी रहेंगे और ऊर्जा खाद भी मिलेगी। टारगेट भी बड़ा है इसका, 2025 तक 100% गांव कवर करने का। अच्छा, तो ये तो हुई जल शक्ति मंत्रालय की बातें। अब थोड़ा रक्षा मंत्रालय की तरफ चलते हैं। हाँ। अग्निपथ योजना 2022 में आई थी, काफी चर्चा में भी रही। हाँ, रही तो थी। ये सेना में भर्ती का एक नया मॉडल है। इसमें युवाओं को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। अग्निवीर कहते हैं इन्हें। अच्छा, कितने युवाओं का लक्ष्य है इसमें? सालाना करीब 45,000 युवाओं को शामिल करने का प्लान है। एक तरह से सेना को और युवा बनाने की कोशिश। ठीक है। रक्षा में ही एक और नई पहल दिख रही है, ADIT योजना। ये तो अभी 2024 में आई है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। ADIT यानी एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद इनोवेशन। अच्छा, इसका मकसद? इसका मेन फोकस है डिफेंस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में इनोवेशन को बढ़ावा देना। जो नए स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हाँ, वही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उनको फाइनेंशियल मदद देना। करीब 25 करोड़ रुपए तक का ग्रांट मिल सकता है। और ये आईडेक्स का हिस्सा है शायद? बिल्कुल, ये आईडेक्स यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का ही पार्ट है। आईडेक्स है काम ही है डिफेंस में आत्मनिर्भरता और नई तकनीक लाना। ADIT के जरिए 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का लक्ष्य है। चलिए, अब थोड़ा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाओं को देखते हैं। एक है आनंद विवाह योजना 2023 में। हाँ, ये योजना है अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए। जो जोड़े इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। अच्छा, सामाजिक बराबरी की तरफ एक कदम कह सकते हैं। इसी मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण योजना है श्रेष्ठ, SHRESTA 2022 से। श्रेष्ठ, इसका पूरा नाम कुछ लंबा सा था शायद। हाँ, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ओके, किसके लिए है ये अनुसूचित जाति मतलब SC समुदाय के जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए हैं। उन्हें अच्छे CBSE स्कूलों में, वो भी रेसिडेंशियल स्कूलों में, क्वालिटी एजुकेशन देना। अच्छा, मतलब हॉस्टल वगैरह की सुविधा के साथ। हाँ, ताकि उन्हें बेहतर मौके मिल सकें। फिर 2024 में एक पोर्टल भी आया है, PM सूरज। BM सूरज। हाँ, ये खास तौर पर SC और ST समुदाय के जो उद्यमी हैं उनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। ओके, क्या मिलेगा इस पोर्टल पर? यहाँ से उन्हें आसानी से क्रेडिट सहायता, मतलब लोन वगैरह, जी। करीब 15 लाख तक का, और जो दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स हैं उनकी जानकारी और एक्सेस सब एक जगह। ये आधारित जनजातीय समृद्धि उत्थान योजना पर बेस्ड है। ठीक है। और एक बहुत ही जरूरी योजना है नमस्ते योजना, 2022 में आई थी। हाँ, ये बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी है। इसका लक्ष्य है भारत से हाथ से मैला ढोने की जो अमानवीय प्रथा है उसे पूरी तरह खत्म करना। अच्छा, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें जो सफाई कर्मचारी इस काम में लगे थे उनका पुनर्वास करना है, उन्हें सुरक्षा के लिए PPE किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देना, और उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह शामिल है। ये वाकई बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल। आखिर में एक बहुत चर्चित योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से। हाँ, ये तो सिर्फ एक योजना नहीं है, एक पूरा सामाजिक अभियान बन गया है। सही कहा। इसके कई पहलू हैं,
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, जन्म के समय लिंगानुपात सुधारना है, जो लिंग आधारित भेदभाव होता है उसे कम करना और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को रोकना। बहुत व्यापक है ये। तो ये थी कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब अलग-अलग क्षेत्रों पर फोकस करती हुई। हाँ, और देखिए, परीक्षाओं के लिए इनके लॉन्च वर्ष, मुख्य उद्देश्य, ये सब तो याद रखना ही है, लेकिन साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि ये योजनाएं जमीन पर कैसे काम कर रही हैं, इनका समाज पर असल में क्या असर पड़ रहा है। सही बात है, वो गहरी समझ ही आपको दूसरों से अलग करेगी। बिल्कुल। तो इस पर जरूर सोचिएगा कि ये जो अलग-अलग योजनाएं हैं, ये सब मिलकर कैसे देश के पूरे विकास को एक नई दिशा दे सकती हैं। इनका आपस में तालमेल कितना असरदार हो सकता है। ई श्रम पोर्टल, ये 2021 में आया था, है ना? इसका मेन मकसद क्या है? जी, ई श्रम पोर्टल। देखिए, भारत में जो असंगठित क्षेत्र है, मतलब वो कामगार जिनका कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयर नहीं होता या जिन्हें पीएफ, ईएसआई जैसी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो बहुत बड़ा है। हाँ, करोड़ों लोग हैं इसमें। बिल्कुल। तो ई श्रम पोर्टल का लक्ष्य है इन्हीं करोड़ों श्रमिकों का एक नेशनल डेटाबेस बनाना। ये बहुत जरूरी था क्योंकि इससे पहले सरकार के पास इन तक सीधे पहुंचने का कोई मतलब पुख्ता जरिया नहीं था। अच्छा, तो डेटाबेस बनने से क्या होगा? डेटाबेस बनने से ये होगा कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा इन श्रमिकों तक पहुंचाया जा सकेगा, टारगेटेड तरीके से। लक्ष्य रखा गया है करीब 38 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ने का। 38 करोड़, काफी बड़ा लक्ष्य है। और उम्र सीमा क्या है इसमें? हाँ, लक्ष्य बड़ा है। उम्र सीमा है 16 से 59 साल के बीच के श्रमिक। ठीक है, तो ये तो हुई ई श्रम की बात। इसी मंत्रालय की एक और योजना का जिक्र आता है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ABVKY। ये शायद 2018 में शुरू हुई थी। जी, ABVKY 2018 में शुरू हुई थी और 2022 में इसमें कुछ संशोधन भी हुए। ये एक तरह का आप कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा कवच है। किसके लिए है ये? ये ESIC के तहत जो बीमित कर्मचारी हैं उनके लिए है। अगर मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाती है तो बेरोजगारी की हालत में उन्हें थोड़ी आर्थिक मदद मिलती है। ओके, कितनी मदद? लगभग 3 महीने तक उनकी जो औसत सैलरी थी उसका 50% तक मिल सकता है। अभी डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी श्रम और रोजगार मंत्री हैं। अच्छा, तो ये दोनों योजनाएं श्रमिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब जरा सामाजिक सुरक्षा से हटकर विज्ञान की तरफ चलते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है पृथ्वी, PRITHWI, 2021 में आई है। हाँ, पृथ्वी योजना। इसके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। और ये योजना, इसका कैनवस काफी बड़ा है। ये सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करती। जैसे क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें देखिए, मौसम का पूर्वानुमान बेहतर करना, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को समझना, समुद्र और जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं उन पर रिसर्च करना, भूकंप वगैरह की निगरानी, ये सब शामिल है। बाप रे, तो काफी व्यापक है ये तो। जी, और इन सब का सीधा असर किस पर पड़ता है? आपदा प्रबंधन पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्लानिंग पर। बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। बिल्कुल, विज्ञान की ही बात चल रही है तो एक और नई पहल है वैभव फेलोशिप। ये 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की है ना? हाँ, वैभव फेलोशिप। इसका मकसद बड़ा दिलचस्प है। जो भारतीय मूल के बेहतरीन वैज्ञानिक या टेक्नोक्रेट्स विदेशों में काम कर रहे हैं, मतलब NRI या OCI, हाँ, उनको भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जोड़ना। प्लान यह है कि 100 से ज्यादा ऐसे एक्सपर्ट्स को भारत बुलाया जाए 3 साल के लिए, ताकि वो यहाँ के रिसर्च में सहयोग कर सकें। अरे वाह, मतलब ब्रेन गेन की कोशिश। बिल्कुल कह सकते हैं। ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान होगा, यहाँ के रिसर्च को भी फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी पहल है ये। अच्छा, अब जरा प्राथमिक क्षेत्र की ओर आते हैं। मत्स्य पालन यानी मछली पालन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMSY। जी, ये 2020 में आई थी। जी, PMSY मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत अभी इसके मंत्री राजीव रंजन सिंह जी हैं। आप PMSY को नीली क्रांति को तेजी देने वाली योजना कह सकते हैं। नीली क्रांति, ओके, तो लक्ष्य क्या है इसका? सीधा लक्ष्य है मछली उत्पादन बढ़ाना। टारगेट रखा है 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन का। और साथ ही जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य किसान हैं, उनकी आय बढ़ाना। करीब 5.5 लाख लोगों को इससे सीधा फायदा पहुंचाने का इरादा है। तो किसानों और मछुआरों के बाद अब उन लोगों की बात करते हैं जो अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, हमारे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। उनके लिए भी खास योजना आई है, PM विश्वकर्मा योजना।
ये 2023 में शुरू हुई है। हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये बहुत जरूरी योजना है हमारे पारंपरिक हुनर को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए। एमएसएमई मंत्रालय के तहत है ये। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें करीब 18 तरह के पारंपरिक काम करने वाले शामिल हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मोची, इस तरह के कारीगर। अच्छा, तो उन्हें क्या मदद मिलती है? कई तरह की मदद है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, नए जमाने के औजार खरीदने के लिए मदद मिलती है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, सिर्फ 5% पर। सिर्फ 5%? वाओ, कितना लोन? पहली किश्त में 1 लाख रुपए तक, और अगर वो अच्छा काम करते हैं तो दूसरी किश्त में 2 लाख तक। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट और मार्केट से जुड़ने में भी मदद दी जाती है। ये योजना 2027-28 तक चलेगी। कमाल है, ये तो सच में उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, हुनर के साथ साथ ऊर्जा भी बहुत जरूरी है, खासकर किसानों के लिए। यहाँ पीएम कुसुम योजना का नाम आता है। ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की है, 2019 से। जी, पीएम कुसुम यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये किसानों के लिए दोहरी फायदेमंद स्कीम है। एक तो उन्हें अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है, जिससे सिंचाई आसान और सस्ती हो जाए। बिल्कुल, डीजल का खर्चा बचता है। और दूसरा फायदा यह है कि किसान अपनी खाली जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बना सकते हैं और उससे ग्रिड को बेचकर एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। अच्छा, मतलब किसान अब ऊर्जा उत्पादक भी बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अन्नदाता से ऊर्जादाता, ये खेती को डीजल फ्री बनाने और किसानों की आय बढ़ाने, दोनों दिशाओं में एक बड़ा कदम है। बहुत बढ़िया। और इसी मंत्रालय की एक और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है भविष्य की ऊर्जा से जुड़ी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये 2023 में लॉन्च हुई है। हाँ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अभी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी हैं। ये मिशन भारत को, आप कह सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में ग्लोबल लीडर बनाने का एक सपना है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये क्या है असल में? ग्रीन हाइड्रोजन मतलब पानी से बनने वाली बिल्कुल क्लीन एनर्जी, कोई प्रदूषण नहीं। तो लक्ष्य ये है कि 2030 तक भारत में हर साल कम से कम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की कैपेसिटी डेवलप की जाए। 5 मिलियन टन? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसके लिए सरकार ने करीब 19,744 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वाकई। तो ये थी कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं। देखिए, इनकी जानकारी न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, बल्कि ये भी पता चलता है कि देश किन प्राथमिकताओं पर काम कर रहा है, विकास की दिशा क्या है। निश्चित तौर पर। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर योजना का मंत्रालय कौन सा है, वो कब लॉन्च हुई, उसका मेन उद्देश्य क्या है और उसके मुख्य लक्ष्य या टारगेट क्या हैं, ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे सवाल बनते हैं इनसे। बिल्कुल। और एक बात सोचने वाली भी है, ये सारी योजनाएं अलग अलग सेक्टर्स और वर्गों के लिए है, काफी महत्वाकांक्षी भी हैं, लेकिन इनका फायदा पूरे देश में हर कोने तक समान रूप से और प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचेगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सही कहा। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक अहम पहलू होता है। चलिए, अब हम टेक्सटाइल्स, सिविल एविएशन, स्टैटिस्टिक्स, पेट्रोलियम, केमिकल्स, हेवी इंडस्ट्रीज, माइनॉरिटी अफेयर्स और कोऑपरेशन, इन सब मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स कवर करेंगे। तो इस पर गौर करते हैं। पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की। मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। अच्छा। यहाँ एक मुख्य स्कीम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। ये 2016 में शुरू हुई थी। 2016 टेक्निकल टेक्सटाइल्स। इसका मकसद है टेक्निकल टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देना, मतलब वो स्पेशल कपड़े जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम आते हैं, जैसे कि रोड्स बनाने में, सेफ्टी इक्विपमेंट में, और भारत को इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाना है। राइट। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। सही है, क्योंकि ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स काफी वर्सेटाइल हैं। सड़क से सुरक्षा, खेती, मेडिकल, हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल। तो इसका पोटेंशियल तो काफी है। अच्छा, अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पर। मंत्री हैं श्री किंजरापू आर नायडू। ओके, सिविल एविएशन, उड़ान स्कीम होगी यहाँ। हाँ, वही उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। ये भी 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, खासकर टियर 2 और 3 शहरों के लिए। और किराए को भी कंट्रोल में रखा है शायद। हाँ, किराए को लगभग 2,500 रुपए प्रति घंटे पर कैप किया गया है, ताकि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। ये काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है।
छोटे शहरों को जोड़कर एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही बूस्ट मिलता है, ट्रेड, टूरिज्म, सबको फायदा। सही कहा। अब अगली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मंत्री हैं श्री राव इंद्रजीत सिंह। स्टैटिस्टिक्स इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा, एमपी लैड्स इसी में आती है। हाँ, वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये काफी पुरानी है, 1993 में शुरू हुई थी। काफी पहले। इसमें हर एमपी को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क सजेस्ट करने के लिए फंड मिलता है, हर साल 5 करोड़ रुपए। तो ये लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए है? हाँ, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम करवाने के लिए। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम, यहाँ तो उज्ज्वला योजना होगी, बहुत चर्चा में रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या PMUY, ये भी 2016 में लॉन्च हुई। 2016 काफी इंपॉर्टेंट साल लग रहा है स्कीम्स के लिए। लग तो रहा है। इसका मकसद था BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन देना। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका इम्पैक्ट तो डबल है। एक तो महिलाओं की सेहत बेहतर हुई, धुएं से छुटकारा मिला, सही। और दूसरा एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि लकड़ी, कोयले का इस्तेमाल कम होना। हाँ, ये पॉइंट तो है। अच्छा, अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। मंत्री हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, यहाँ क्या है? यहाँ है PM प्रणाम स्कीम। ये थोड़ी नई है, 2023 में लॉन्च हुई। अच्छा, 2023 की। प्रणाम, इसका क्या फोकस है? इसका उद्देश्य है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना और स्टेट्स को इनकरेज करना कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें। ये तो जरूरी है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? ठीक। हाँ, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर फंड करते हैं। हाँ। आगे बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ। मंत्री हैं श्री HT कुमारस्वामी। हैवी इंडस्ट्रीज, यहाँ है PM E-ड्राइव स्कीम। ये बिल्कुल नई है, 2024 में आई है। अच्छा, 2024। E-ड्राइव इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड होगी? हाँ, इसका लक्ष्य है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना, लेकिन खास तौर पर कमर्शियल व्हीकल्स जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बसेस, एम्बुलेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी? चार्जिंग स्टेशंस वगैरह। हाँ। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को भी प्रोत्साहन देना है। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये एक तरह से भारत के ग्रीन मोबिलिटी गोल्स और क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट से जुड़ता है। बिल्कुल, पोल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी घटेगी फॉसिल फ्यूल्स पर। सही बात है। फिर आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू। माइनॉरिटी अफेयर्स, यहाँ है नया सवेरा स्कीम। जी। ये 2021 में लॉन्च हुई थी। नया सवेरा, इसमें क्या है? इसके तहत जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे JEE नीट के लिए फ्री कोचिंग दी जाती है। अच्छा, एजुकेशनल सपोर्ट है ये? हाँ, बताया गया है कि अब तक 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिला है। ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और आखिर में एक आने वाली स्कीम का जिक्र करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मंत्री श्री अमित शाह। कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, अच्छा, ये तो नई मिनिस्ट्री है। यहाँ क्या प्लान है? यहाँ एक स्कीम आने वाली है, सहकार टैक्सी स्कीम। ये दिसंबर 2025 में लॉन्च हो सकती है। सहकार टैक्सी, कोऑपरेटिव मॉडल पर टैक्सी सर्विस। हाँ, बिल्कुल। देश भर में कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस बनाने का प्लान है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, देखना होगा कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये स्कीम्स कितने अलग अलग एरियाज को टारगेट कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उड़ान, E-ड्राइव। हाँ। सोशल वेलफेयर भी है, PMUY, नया सवेरा। हाँ। गवर्नेंस का एंगल MPLEDs में है। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस PM प्रणाम और E-ड्राइव में दिखता है। और अब कोऑपरेटिव सेक्टर में भी सहकार टैक्सी आने वाली हैं। बिल्कुल, और फंडिंग पैटर्न भी अलग अलग है, कुछ सेंट्रल सेक्टर, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। ये भी ध्यान रखना जरूरी है एग्जाम्स के लिए। तो ये थी कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं जिन पर एग्जाम्स में सवाल बन सकते हैं। इनके लॉन्च साल, मकसद और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है, ये याद रखना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये बेसिक डिटेल्स तो पता होनी चाहिए। लेकिन असल बात तो ये है कि योजनाएं तो बन जाती हैं, पर उनका जमीन पर कितना असर होता है वो देखना जरूरी है। सही कहा, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक चैलेंज रहता है। एक सवाल जो मन में आता है वो ये है कि इन योजनाओं की जो एक्चुअल सक्सेस है उसको नापने के लिए सबसे सही इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग मैट्रिक्स होंगे। आपके विचार में कौन सी योजना सबसे ज्यादा असरदार या जरूरी लगती है और क्यों? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। तो आज हम कुछ राज्यों को देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। जी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक, इनकी कुछ खास योजनाओं पर बात करेंगे। जानेंगे कि उनका मकसद क्या है और उनसे किसे लाभ मिलता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ही शुरू करते हैं। मैंने सुना है MA युवा योजना के बारे में, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। जी हाँ, MA युवा, ये असल में युवाओं को अपना उद्यम मतलब अपना काम शुरू करने के लिए है। इसमें सरकार 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। 5 लाख? और क्या इसमें कोई गारंटी चाहिए होती है? नहीं, यही इसकी खास बात है। ये बिना गारंटी वाला लोन है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक बड़ी मदद है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में बेटियों के लिए भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा और उनके कल्याण के लिए 6 अलग-अलग चरणों में कुल मिलाकर 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 25,000 6 किश्तों में, ठीक है। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनके लिए भी सोचा गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। जो आर्थिक रूप से मतलब थोड़े कमजोर छात्र हैं, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाती है इसके तहत। ये तो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कुछ है क्या यूपी में? जी, स्वास्थ्य और किसानों दोनों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देती है, मुफ्त इलाज की सुविधाएं। और किसानों के लिए? किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। अगर खेती करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, तो किसान परिवार को 5 लाख रुपए की मदद मिलती है। अच्छा, ये तो सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं। बिल्कुल। और आपने शायद एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP का नाम भी सुना होगा। हाँ, ODOP वो तो काफी चर्चा में रही है। जी, ये हर जिले के जो खास पारंपरिक उद्योग हैं, जो कारीगर हैं, उनको बढ़ावा देने और उनको एक तरह से बाजार दिलाने की कोशिश है, ताकि हर जिले की अपनी पहचान बने। सही कहा। और इसके साथ ही शहरों को सुरक्षित बनाने पर भी जोर है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। अब बिहार की तरफ देखें, वहाँ कृषि पर काफी फोकस लगता है। हाँ, बिहार में कृषि पर जोर है। जैसे मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना है। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी के बीज मिलें, ताकि फसल अच्छी हो। बिल्कुल, ताकि पैदावार बढ़ सके। और फिर एक सब्जी विकास योजना भी है। सब्जी विकास योजना, इसमें क्या है? इसमें जो किसान सब्जी उगाते हैं, उन्हें हाइब्रिड खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार 75% तक सब्सिडी देती है। 75% सब्सिडी? ये तो काफी ज्यादा है। जी। अब अगर हम पूर्वोत्तर की ओर देखें, सिक्किम की बात करें। हाँ, सिक्किम। वहाँ की योजनाएं तो अक्सर थोड़ी अलग होती हैं। सही। सिक्किम में एक है उन्नति योजना। इसका पूरा नाम है गरीबों के लिए परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। ये बेसिकली उद्यमिता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है, वित्तीय प्रोत्साहन के साथ। अच्छा, और वो एक परिवार एक नौकरी वाली योजना? हाँ, वो भी सिक्किम की ही है। काफी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य है कि राज्य के हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी? ये तो वाकई अनोखा है। चलिए, अब मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान काफी अहम है। इसके जरिए मतलब सर्वे वगैरह करके करीब 34 कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे लाभार्थियों से जोड़ा जाता है। मतलब योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। जी। और ऊर्जा के क्षेत्र में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इसमें घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। रूफटॉप सोलर, ये तो आजकल काफी चल रहा है। और युवाओं के लिए? युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में युवा शक्ति मिशन है। इसमें कौशल विकास, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, वित्तीय मदद और प्लेसमेंट सहायता, ये सब शामिल हैं। काफी व्यापक है ये। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहाँ किसानों और बुजुर्गों के लिए क्या खास है? छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना है। इसका मकसद है कि किसानों को धान और दूसरी फसलों के लिए इनपुट सब्सिडी देकर उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। मतलब आय बढ़ाने में मदद। हाँ, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सियान केयर योजना है। इसमें मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। सियान केयर, ये नाम अच्छा है। और शहरों के लिए? शहरों के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना है, जो शहरी बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। और एक और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। नोनी सशक्तिकरण, ये किसके लिए है? ये जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनकी बेटियों के लिए है।
उनकी पढ़ाई, रोजगार या स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी पहल है। अब ओडिशा की तरफ चलते हैं। वहां महिलाओं और युवाओं पर फोकस दिख रहा है। जी हाँ, ओडिशा में सुभद्रा योजना है। इसमें जो पात्र महिलाएं हैं 21 से 60 साल की उम्र की, उन्हें सालाना 10,000 रुपए की सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है। सीधे खाते में? जी, सीधे बैंक खाते में। और युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद के लिए स्वयं योजना है। इसमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी बिना ब्याज के। इंटरेस्ट फ्री लोन, ये तो बहुत आकर्षक है। हाँ, और एक सहयोग पहल भी है जिसका मकसद शहरी गरीबों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें उन योजनाओं से जोड़ना है, मतलब डोर स्टेप डिलीवरी तक। ठीक है। और आखिर में कर्नाटक की कुछ प्रमुख योजनाएं। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना काफी चर्चित है। इसमें घर की जो महिला मुखिया होती हैं उन्हें हर महीने 2,000 रुपए दिए जाते हैं। ये महिला सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए है। 2,000 रुपए प्रति माह? और खाने पीने के लिए? उसके लिए अन्न भाग्य योजना है। जो बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारक परिवार हैं, उन्हें हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल मुफ्त मिलता है। 10 किलो चावल मुफ्त, ये खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और कर्नाटक में बेरोजगार युवाओं के लिए भी सोचा गया है, युवा निधि योजना। युवा निधि, इसमें क्या है? इसमें जो बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह, और जो डिप्लोमा धारक हैं उन्हें 1,500 रुपए प्रति माह की बेरोजगारी सहायता दी जाती है। कब तक मिलती है ये सहायता? ये 2 साल तक के लिए मिलती है। अच्छा, तो हमने देखा कि कैसे लगभग हर राज्य में युवा, महिलाएं, किसान, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। तरीके भले ही अलग अलग हो। हाँ, योजनाएं तो काफी हैं और कागज पर बहुत अच्छी भी लगती हैं, पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है। क्या सवाल? कि इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन कितना प्रभावी है? क्या इनका असर वास्तव में उन लोगों तक पहुंच रहा है जिनके लिए बनाई गई हैं? हाँ, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ योजना बना देना काफी नहीं है। बिल्कुल। और इनकी सफलता को हम कैसे मापें? सिर्फ आंकड़ों से कि कितने लोगों को लाभ मिला, या फिर उनके जीवन पर जो वास्तविक प्रभाव पड़ा है उसे देखकर? इस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। और ये समझना जरूरी है कि इन योजनाओं का आखिर मकसद क्या है। कहीं किसानों की मदद है, तो कहीं महिलाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को मौके देना, या फिर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बेहतर करना। हाँ, तो आज हम कुछ राज्यों की जो हालिया योजनाएं हैं उन पर थोड़ी बात करते हैं। देखते हैं क्या खास है उनमें। जरूर। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा राज्य किस चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। तमिलनाडु की बात करें। वहां तमिल पुधलवन योजना आई है। हाँ, ये सरकारी स्कूलों से आगे पढ़ने वाले जो लड़के हैं, छात्र हैं, उनको 1,000 रुपए महीने की आर्थिक मदद देने के लिए है। अच्छा, ये तो वैसी लग रही है जैसे लड़कियों के लिए पुधुमई पेन योजना थी। बिल्कुल उसी की तर्ज पर है। मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही आप कह सकते हैं लिंग समानता की तरफ भी एक कदम है। और तमिलनाडु में एक और योजना का जिक्र था, भूमि स्वामित्व से जुड़ा। हाँ, वो है नन्निलम महिला भूमि स्वामित्व योजना। इसका लक्ष्य है जो भूमिहीन दलित और आदिवासी महिलाएं हैं उन्हें जमीन खरीदने में मदद करना। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये सीधी आर्थिक मदद से हटकर है। अच्छा, अब तेलंगाना चले। वहां राइथू भरोसा काफी चर्चा में है। जी, राइथू भरोसा। इसमें किसानों को, और ध्यान देने वाली बात है कि किराएदार किसानों को भी प्रति एकड़ 12,000 रुपए की मदद दी जाती है। प्रति एकड़ 12,000 रुपए। और वहां महालक्ष्मी योजना भी है ना, वो तो काफी व्यापक लग रही है। हाँ, महालक्ष्मी तो एक पूरा पैकेज है। इसमें जो परिवार की महिला मुखिया हैं उन्हें 2,500 रुपए महीना, फिर 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, और महिलाओं के लिए बस यात्रा भी मुफ्त है। बाप रे, ये तो सीधे सीधे महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उनकी मोबिलिटी दोनों पर असर डालेगी। बिल्कुल। और एक और योजना है वहाँ, गृह ज्योति। इसमें 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। ऐसी ही योजना कर्नाटक में भी है वैसे। अच्छा, मुफ्त बिजली वाली। ये भी आम घरों के लिए काफी मायने रखती होगी। अब थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ देखें, वहां क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना है। इसमें 21 से 65 साल की जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें 1,500 रुपए महीना दिया जाता है। 1,500 रुपए महीना, ठीक है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ था शायद। जी हाँ, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना। इसमें कोई मेडिकल उपकरण या योग थेरेपी वगैरह के लिए 3,000 रुपए एक बार मिलते हैं, एक मुश्त। अच्छा, एक मुश्त सहायता। और वो लखपति दीदी योजना, वो भी महाराष्ट्र की है? हाँ, लखपति दीदी का लक्ष्य है स्वयं सहायता समूहों, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाना। टारगेट है 25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना।
ये भी एक अलग तरीका है, सीधी मदद के बजाय आय बढ़ाने पर जोर। अच्छा, हरियाणा की बात करें, वहाँ लाडो लक्ष्मी योजना है। हाँ, लाडो लक्ष्मी, इसमें महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता के लिए 2,100 रुपए महीने की मदद है। 2,100 रुपए? ये तो काफी अच्छी रकम है। युवाओं के लिए भी कुछ है हरियाणा में? जी, मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना। इसमें जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उन्हें इंटर्नशिप के मौके और साथ में 10,000 रुपए महीना स्टाइपेंड भी। ये तो बढ़िया है। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस। और खिलाड़ियों के लिए भी कुछ था ना? हाँ, खिलाड़ी बीमा योजना। इसमें खिलाड़ियों को 20 लाख तक का मेडिकल बीमा कवर मिलता है। ये थोड़ा हटके है, मतलब खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान। सही कहा। अब जरा पूरब की ओर चले, पश्चिम बंगाल। वहाँ लक्ष्मी भंडार योजना तो काफी पहले से है। हाँ, लक्ष्मी भंडार काफी चर्चित रही है। इसमें महिला मुखियाओं को मासिक मदद मिलती है। SC/ST के लिए 1,200 रुपए और बाकी के लिए 1,000 रुपए। और इसका बजट आवंटन भी काफी ज्यादा है। अच्छा, और किसानों के लिए? किसानों के लिए कृषक बंधु योजना है। इसमें सालाना 10,000 रुपए तक की सहायता मिलती है और साथ में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा भी है, और ये अभी जारी रहेगी। ठीक है। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। जी यहाँ भी महिलाओं के लिए कुछ शुरू हुआ है। जी, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र की जो पात्र महिलाएं हैं उन्हें 1,000 रुपए महीना मिलेगा। 1,000 रुपए महीना? और एक वो सोलर पैनल वाली योजना भी है, हाँ, PM सूर्य घर। मुफ्त बिजली योजना। ये केंद्र की है लेकिन दिल्ली में भी लागू है। इसमें घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी मिलती है ताकि मुफ्त बिजली मिल सके। अच्छा, तो ये तो केंद्र और राज्य दोनों का मिलकर प्रयास हुआ। एक तरह से हाँ, स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा और मुफ्त बिजली भी। तो हमने देखा कि कैसे अलग-अलग राज्य सरकारें मतलब विभिन्न वर्गों पर ध्यान दे रही हैं। किसान, महिला, युवा, सीनियर सिटीजन, सब कवर हो रहे हैं। हाँ, कहीं सीधी आर्थिक मदद है, कहीं जमीन का अधिकार, कहीं कौशल विकास, कहीं बीमा, कहीं बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें। योजनाओं का एक पूरा नेटवर्क सा बन गया है। बिल्कुल, कागज पर तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। एक समावेशी विकास की तस्वीर दिखती है, सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम दिखता है। हम्म। पर असली सवाल तो वही है कि घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर इनका असर कितना होता है, मतलब इनका क्रियान्वयन कितना प्रभावी है। सही बात है। क्या ये सिर्फ एक फौरी राहत है या वाकई लोगों की जिंदगी में कोई लंबा टिकाऊ बदलाव ला पा रही हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि योजना की सफलता तो उसके असर में ही है, सिर्फ घोषणा में नहीं। अच्छा, तो इन योजनाओं पर आपकी क्या राय है, या ऐसी कोई और योजना हो जिसके बारे में आप जानते हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।